हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टॉप 7 रॉकेट्स बाय इसरो के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, या फिर टेक्निकल टर्म्स में अगर हम कहें तो वो लॉन्च व्हीकल्स जिसकी मदद से इसरो सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, उसके बारे में हम एक ब्रीफ ओवरव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज या फिर टेक्निकल टर्म जिसे हमें इस्तेमाल करना है वो है लॉन्च व्हीकल, जिसे हम दरअसल रॉकेट भी कहते हैं, जिसकी मदद से हम सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम कह सकें तो एक लॉन्च व्हीकल जो है वो एक ऐसा रॉकेट पावर्ड व्हीकल होता है जो कि स्पेसक्राफ्ट्स को बियॉन्ड अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें बहुत ही मदद करता है, या फिर सैटेलाइट्स वगैरह जो कोई भी चीज अगर हम आउटर स्पेस में भेजना चाहें तो उसकी मदद से हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इन द आउटर स्पेस, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भी हम उसे ले जाकर छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके के एक रॉकेट पावर्ड व्हीकल को हम लॉन्च व्हीकल कहेंगे। और अगर इस वीडियो में जो कि हमने एम्फोसिस स्पेसिफिकली इसरो पर ही रखा हुआ है, तो एक ओवरव्यू में आपको बता दूं कि इसरो के लॉन्चर्स जो जितने भी अलग अलग टाइप के हैं, ज्यादातर आप देखें तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज में हमें देखने को मिलता है। एक हिस्टोरिक, दूसरे ऑपरेशनल और तीसरे फ्यूचर। हिस्टोरिक यानी कि पहले हम उनका इस्तेमाल किया करते थे, एज ऑफ नाउ वो डिकमीशन किए गए हैं, ज्यादातर उनका इस्तेमाल अब नहीं किया जाता। वो है एसएलवी और एएसएलवी। घबराइएगा मत, हम इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। और एज ऑफ नाउ जो ऑपरेशनल जो चल रहे हैं वो है पीएसएलवी, जीएसएलवी। जीएसएलवी इन द सेंस यहाँ पर जीएसएलवी मार्क 2 और बाद में जीएसएलवी मार्क 3। ये तो रिसेंट न्यूज़पेपर्स में भी बहुत ही छाया हुआ है क्योंकि गगनयान जो कि इसरो का पहला मैन्ड मिशन होगा वो भी जीएसएलवी मार्क 3 की मदद से ही हम करने वाले हैं। और रॉकेट साउंडिंग रॉकेट्स भी जो है वो दरअसल सबसे पहला लॉन्च व्हीकल्स का हमने प्रोसेस ही या फिर हमने जर्नी ही इन साउंडिंग रॉकेट से शुरू की हुई थी। बहुत ही बेसिक से वो रॉकेट्स हुआ करते थे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर एंडीवर्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत इसरो और एडवांस जाना चाहता है। आरएलवी टीडी और स्क्रैमजेट इंजन टीडी की मदद से जो है वो स्पेस का लीडर भी बनना चाहता है। और एज ऑफ नाउ ये ऑपरेशनल नहीं है, डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। तो इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज में अगर हम देखने की कोशिश करें तो बेसिक जो रॉकेट्स थे वो साउंडिंग रॉकेट्स कहे जाते थे। देखिए दरअसल ये 1 या 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट्स का मदद करते थे। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको एक क्लैरिफिकेशन बता दूं क्योंकि थ्रू आउट वीडियो हम ये वर्ड्स जो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। एक है लिक्विड प्रोपेलेंट, दूसरा होता है सॉलिड प्रोपेलेंट। बेसिक सा डिफरेंस दोनों के बीच यही है कि लिक्विड प्रोपेलेंट की अगर हम बात करें, जो बूस्टर्स जो होते हैं ना रॉकेट के, वहां पर अलग अलग चैम्बर्स हमें देखने को मिलेंगे। लिक्विड प्रोपेलेंट में खासकर एक लिक्विड फ्यूल होगा चैम्बर का, सेपरेटली लिक्विड ऑक्सीडाइजर सेपरेटली होंगे, और थ्रू पंप्स होते हुए यहाँ पर कंबस्टन चैम्बर में आएगा एंड देन यहाँ पर स्पार्क के बाद एक थ्रस्ट पैदा करेगा, जिसकी वजह से ये रॉकेट्स या फिर लॉन्च व्हीकल जो है वो एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ेंगे। वहीं पर अगर हम सॉलिड प्रोपेलेंट्स की बात करें तो यहाँ पर सेपरेट चेंबर्स हमें देखने को नहीं मिलते। सॉलिड फ्यूल्स और ऑक्सीडाइजर्स दोनों मिलकर ही रहते हैं क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और स्पेसिफिकली थ्रू आउट द जर्नी यहाँ पर जब वो नोजल के पास आते हैं तो एक छोटा सा स्पार्क जो है जिसकी मदद से यहाँ पर इग्निशन होता है, और बाद में थ्रू कंबस्टन चैम्बर इसे आउटवर्ड थ्रस्ट की मदद से रॉकेट को आगे मूव किया जाता है। तो बस इतना ही फर्क है दोनों में, एक जगह पर लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी जगह पर सॉलिड फ्यूल। तो वापस से साउंडिंग रॉकेट्स के पास आ जाते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम बता सकूं तो 1973 के आसपास जो है तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम केरला में था, तो पहली बार वहां पर इन साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही बेसिक से रॉकेट्स हुआ करते थे, खासकर अपर एटमॉस्फेरिक रीजन को प्रोब करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि बस इन्हें ट्रेजेक्ट्री के तहत भेजा जाता था, एक सर्टेन एक्सटेंट तक वो, सर्टेन डिस्टेंस तक वो जाते थे, वहां पर चंद इंपॉर्टेंट इमेजरी वगैरह लेते थे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो वो लेते थे एंड वापस से जो है ना वो लैंड कर देते थे। और स्पेसिफिकली ये बहुत ही अफोर्डेबल साउंडिंग रॉकेट्स ये माने जाते थे और प्रोटोटाइप्स की तरह भी इनिशियली ज्यादातर कंट्रीज इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया ने भी अपने स्पेस की उस जर्नी को, स्पेस एक्सप्लोरेशन की उस जर्नी को इसी साउंडिंग रॉकेट्स की मदद से शुरू किया हुआ था कि आहिस्ता से हमने अपने अपर एटमॉस्फेरिक रीजन्स को हमने प्रोब करना शुरू किया हुआ था एंड देन आहिस्ता से हमने अपने उस पूरे लॉन्च व्हीकल के प्रोग्राम को थोड़ा बहुत एडवांस बनाया हुआ था। एंड मूविंग अहेड, सबसे पहला ब्रेक थ्रू जो है वो हमें एसएलवी सीरीज में देखने को मिलता है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और खासकर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 जो कि 1980 में लॉन्च किया गया था।
ये पहले ऐसे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जहां पर पूरा ऑफ कोर्स ये भी पूरे सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ ही थे और 4 स्टेज व्हीकल ये हुआ करते थे, लगभग 17 टन्स के होते थे एंड हाइट ऑफ 22 मीटर्स और इनकी कैपेबिलिटी लगभग 40 केजी क्लास पेलोड्स को लॉन्च करने की होती थी इन लोअर अर्थ ऑर्बिट। अगेन यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म है, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे भी ये टर्म्स बहुत ही ज्यादा होने वाले हैं। 2 ऑर्बिट्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहां पर जानने हैं। सबसे पहला LEO यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो अल्टीट्यूड्स जितनी दूर तक ये सैटेलाइट्स जितनी दूर तक ये लॉन्च व्हीकल जा सकते थे उनसे रिलेटेड है। तो लो अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो लगभग 200 से लेकर 2000 किलोमीटर्स के एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड तक जो है यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट्स लॉन्च करने को देखने को मिलते हैं। और लगभग यहाँ पर जो सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं वो ज्यादातर कम्युनिकेशन वगैरह के लिए ही होते हैं, रिमोट सेंसिंग वगैरह के लिए होते हैं और ये दरअसल अर्थ के स्पीड से भी ज्यादा फास्ट जो है ट्रेवल करते हैं। दूसरा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसे जियो भी कहा जाता है और यहाँ पर अल्टीट्यूड अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा है, 35,786 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर अल्टीट्यूड होता है और सैटेलाइट की स्पीड जो है यहाँ पर लगभग 24 आवर्स ही होती है, यानी कि अर्थ के रोटेशन के हिसाब से ही ये रोटेट होते हैं। तो सबसे पहला जो था यही सक्सेसफुल लोअर अर्थ ऑर्बिट में हमने प्लेस किया हुआ था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 की मदद से और इसे जुलाई 18, 1980 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो है लॉन्च किया गया था और थ्रू दिस वी एक्चुअली स्टार्टेड द रोहिणी सैटेलाइट सीरीज आल्सो। और पहली बार RS-1 को जो है वो हमने ऑर्बिट में प्लेस किया हुआ था एंड थ्रू दिस सक्सेस इंडिया एक्चुअली जॉइंड वन ऑफ द एलाइटिस्ट क्लब्स ऑफ नेशंस हु वर एक्चुअली फायरिंग इन द स्पेस सेक्टर। सिर्फ 6 ही चुने गए हुए चंद ऐसे कंट्रीज थे, यूएसए हो या रशिया हो, ऐसे चंद ही कंट्रीज थे जो उस टाइम फ्रेम में जो है, ऑफ कोर्स रशिया नहीं था, यूएसएसआर था, सॉरी फॉर दैट। तो चंद ही ऐसे कंट्रीज थे जो उस टाइम फ्रेम में स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे थे और इंडिया उन 6 कंट्रीज में से एक बना हुआ था थ्रू दिस SLV-3 सैटेलाइट या फिर SLV-3 लॉन्च व्हीकल। स्पेसिफिकली एक ओपन लूप गाइडेंस की मदद से एक प्री डिटरमाइंड ट्रैजेक्टरी से दी जाती थी और ये पहला सक्सेसफुल फ्लाइट SLV-3 का जो है वो अगस्त 1979 में किया गया था, लेकिन वो बस पार्शियली सक्सेसफुल था, फुल्ली सक्सेसफुल नहीं था। तो अपार्ट फ्रॉम जुलाई 1980 का जो सबसे सक्सेसफुल लॉन्च जो हमारा रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट 2 एडिशनल लॉन्चेस भी हमने SLV सीरीज के इस्तेमाल किए हुए थे मई 1981 और अप्रैल 1983 में, और ये सभी जो है वो रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट ही कैरी कर रहे थे जो कि खासकर रिमोट सेंसिंग के लिए बहुत ही हमारी मदद में आए हुए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यही वो SLV लॉन्च व्हीकल का प्रोजेक्ट था जिसके तहत हमने और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे और फर्दर आने वाले जो ब्रेक थ्रू लॉन्च व्हीकल जिन्हें हम कह सकते हैं, एक तो है SLV जो कि ऑग्मेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और बाद में PSLV GSLV जैसे जबरदस्त से लॉन्च व्हीकल्स भी हमें फर्दर बनवाने के लिए जो है हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा फाउंडेशन इस SLV लॉन्च व्हीकल्स ने बनाकर दिया हुआ था। एंड मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो इट इज ऑफ कोर्स SLV ऑग्मेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लगभग लिफ्ट ऑफ वेट ऑफ 40 टन इसका हुआ करता था। आप देख सकते हैं आहिस्ता से हमने टारगेट्स भी जो है वो बढ़ाए हुए थे, साउंडिंग रॉकेट्स, उसके बाद SLV एंड उसके बाद ASLV के पास हम आते हैं। 24 मीटर टॉल ये लॉन्च व्हीकल्स हुआ करते थे और 5 स्टेज पूरा ये भी सॉलिड प्रोपेलेंट व्हीकल्स ही हुआ करते थे और लगभग ये मिशंस जो है ऑर्बिट में 150 केजीज क्लास के सैटेलाइट्स को लगभग 400 केजीज सर्कुलर ऑर्बिट्स में लॉन्च करने का पोटेंशियल ये रखते थे। यानी कि डे बाय डे जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम्स बढ़ रहे थे, सैटेलाइट्स के लॉन्चिंग्स बढ़ रहे थे, उसी तरीके से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में भी हमें एडवांसमेंट्स देखने को मिल रहा था। और अगर SLV से अगर हम कंपेयर कर सकें तो लगभग SLV जितना भी पेलोड के साथ कैपेसिटी था SLV का, उससे 3 गुना ज्यादा 150 केजीज के आसपास जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट में हम सैटेलाइट्स अब लॉन्च करने वाले थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो SLV-3 के मिशंस में जो मैसिव एक्सपीरियंस हमने गेन किया हुआ था वो हमें बहुत ही मदद में आया, क्योंकि ASLV सैटेलाइट जो थे वो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले थे और बहुत ही लो कॉस्ट इफेक्टिव व्हीकल्स भी इन्हें उस जमाने में माना जाता था जो कि इसरो ने बनाए हुए थे। एंड अलॉन्ग विद दैट चंद डेवलपमेंटल फ्लाइट्स जो इसके तहत किए गए थे ASLV के तहत, तो 4 डेवलपमेंटल फ्लाइट्स यहां पर कंडक्ट किए गए थे। सबसे पहला डेवलपमेंटल फ्लाइट जो था वो मार्च 24, 1987 को किया गया था। सेकंड जुलाई 13, 1988 को। थर्ड डेवलपमेंटल फ्लाइट जो कि मार्च 20, 1992 को किया हुआ था, जो कि SRO-SSC 106 केजीज का था, जो लगभग ऑर्बिट में 430 किलोमीटर के आसपास के डायमेंशन में लॉन्च करने वाला था। और बाद में ASLV D4 जो कि May 4, 1994 को ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, which was SRO-SSC2 which was weighing around 106 किलोमीटर्स।
एंड गोइंग अहेड एज ऑफ नाउ तो ASLV का हमने डिकमीशन किया हुआ है, दोनों ASLV और ASLV हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट लाइन में जो आता है वो दरअसल वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल्स अक्रॉस द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, नॉट जस्ट इंडिया, इज एक्चुअली PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दीज आर एक्चुअली थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल जो कि इंडिया में बनाए गए थे, और फुल्ली ये पहले ऐसे लॉन्च व्हीकल थे जहां पर हमने लिक्विड स्टेजेस में इन सभी को इक्विप्ड किया हुआ था। अब तक हमने जितने भी देखे वहां पर सॉलिड प्रोपेलेंट्स थे, लेकिन यहां पर हमने लिक्विड स्टेजेस की मदद से इन लॉन्च व्हीकल्स को इक्विप किया हुआ था, और सबसे पहला सक्सेसफुल PSLV का फ्लाइट अक्टूबर 1994 में हमने भरा हुआ था। और PSLV सिंस देन जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से रिलायबल और वर्सेटाइल वर्कहॉर्स की तरह वो काम कर रहा था। कंसिस्टेंटली आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मिशंस उसने लॉन्च किए हुए थे टिल जून 2017, और लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग 54 के आसपास टोटल मिशंस जो है इसने कैरी आउट किए हुए हैं अब तक। एंड 1994 से लेकर 2017 तक की पीरियड की अगर हम बात कर सकें तो 48 इंडियन सैटेलाइट्स को उसने लॉन्च किया हुआ है, अलॉन्ग विद 2 नॉट सैटेलाइट्स फॉर कस्टमर्स फ्रॉम अब्रॉड। यस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसरो इतना एफिशिएंट हो चुका हुआ था कि वो इंडिया के ही मिशंस नहीं, वो आउटसाइड बाकी के कंट्रीज के भी जो कोई भी ऑर्डर देते थे कस्टमर की तरह उनके भी सैटेलाइट्स हम लॉन्च करने की स्टेज पर आ चुके हुए थे थ्रू दिस PSLV। तो टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल्स भी आप इस PSLV को कह सकते हैं। अगर टॉप मोस्ट लॉन्चेस की अगर हम बात करें तो नो डाउट दो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया के सक्सेसफुल लॉन्चेस रहे, चंद्रयान 1 जो कि 2008 में हुआ था, और मॉम मार्स आर्बिटर मिशन या फिर जिसे मंगलयान हम कहते हैं जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था, वो दोनों भी इसी PSLV लॉन्च व्हीकल्स की मदद से ही किए गए थे। तो आप थोड़ा सा अंदाजा कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट योगदान PSLV का रहा है इन द स्पेस फ्लाइट जर्नी ऑफ इसरो एंड इंडिया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली 54th मिशन उसने सक्सेसफुली कैरी आउट किया हुआ था, PSLV C52 या फिर अर्थ ऑब्जर्वेटरी 04th सैटेलाइट जो कि रिसेंटली फरवरी 14 2022 को किया गया था। जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ते रहते थे उसी तरीके से हमारे डेवलपमेंट्स भी हो रहे थे, और नेक्स्ट मोस्ट बाहुबली जो यहाँ पर देखने को आता है, इट इज एक्चुअली GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 का था। ऑफ कोर्स मार्क 3 थोड़ा बहुत एडवांस वर्जन है, हम उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो एज ऑफ नाउ टिल डेट ये लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल जो है जो इंडिया ने आज तक डेवलप किया हुआ है, और करेंटली ये ऑपरेशन में भी है। और यहाँ पर भी 3 स्टेज का व्हीकल देखने को मिलता है, 4th जनरेशन का ये लॉन्च व्हीकल है, और यहाँ पर भी 4 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रैप-ऑन्स का मतलब यहाँ पर जो आप छोटे छोटे बैरल देख रहे हैं ना, थ्रू दिस हम क्या करेंगे, उस रॉकेट का फिर उस लॉन्च व्हीकल को थ्रस्ट देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे 4 स्ट्रैप-ऑन्स यहाँ पर लगे हुए होते हैं, और यहाँ पर पूरे जो है वो लिक्विड प्रोपेलेंट के साथ होते हैं। तो चारों तरफ से ही थ्रस्ट इसे प्रोवाइड करते हैं ताकि लॉन्च व्हीकल ऊपर आसानी से जा सके। और इंजीनियसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेजेस भी इसमें इसका इस्तेमाल किया गया, और बहुत ही प्रूवन फ्लाइट सिस्टम्स इसके होते हैं GSLV Mark 2 के। एंड सिंस जनवरी 2014 4 कंसेक्यूटिव सक्सेसेस जो है हमें इस GSLV Mark 2 की मदद से देखने को मिला हुआ है, और रिसेंटली GSLV F10 या फिर अर्थ ऑब्जर्वेटरी 03 जो कि अगस्त 12 2021 को किया गया था, वो दरअसल अनसक्सेसफुल रहा है। लेकिन टिल डेट वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल्स भी आप जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 2 को कह सकते हैं। इसी का और थोड़ा बहुत एडवांस्ड वर्जन GSLV Mark 3, ऑफ कोर्स ये उतना हेवियर और उतना लार्जर नहीं था जितना कि GSLV Mark 3 हमने बनाया हुआ था, क्योंकि चंद एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज की मदद से हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट वगैरह भी कम किया गया था। और GSLV Mark 3 वो लॉन्च व्हीकल था जिसकी मदद से हमने चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट को भी लॉन्च किया हुआ था। याद हो तो चंद्रयान 2 मिशन सक्सेसफुल रहा लॉन्च होने में, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में उसने फेल किया हुआ था। तो एज फार एज GSLV Mark 3 इज कंसर्न इट वाज फ्लॉलेस। जो कुछ भी ट्रेजेक्टरीज उसे दिए गए थे वहां पर वो पहुंचा हुआ था, वहां पर उसने इस चंद्रयान 2 को लॉन्च किया हुआ था। और यहाँ पर 3 स्टेज हेवी लिफ्ट व्हीकल ये था जो कि फुल फ्लेज्ड इसरो ने डेवलप किया हुआ था, और यहाँ पर 2 सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, एक कोर लिक्विड बूस्टर और एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज। अभी जो अपने GSLV Mark 2 देखा हुआ था वहां पर 4 हुआ करते थे इस तरीके से मोटर स्ट्रैप-ऑन्स, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर ज्यादातर सॉलिड स्ट्रैप-ऑन्स ये थे। एंड गोइंग एट ये लगभग 4 टन के क्लास ऑफ सैटेलाइट्स को भी कैरी कर सकता था थ्रू GTO जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जो कि लगभग 35,786 किलोमीटर्स के हायर एल्टीट्यूड पर भी हमें देखने को मिलते हैं। और लोअर अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो 10 टन तक के क्लास ऑफ सैटेलाइट्स को ये लेकर वहां पर जा सकता है, जो कि GSLV Mark 2 की कंपैरिजन में ट्वाइस द कैपेबिलिटीज है। तो इसीलिए दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एज ऑफ नाउ।
तो दो स्ट्रैप ऑन मोटर्स यहाँ पर जीएसएलवी मार्क 3 में हमें दोनों साइड्स देखने को मिलते हैं लोकेटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। जीएसएलवी मार्क 3 में तो हमने 4 लगाए हुए थे और लगभग SA-200 इसका टेक्निकल नाम रखा हुआ है और 205 टन ऑफ कंपोजिट सॉलिड प्रोपेलेंट्स के साथ जो है ये व्हीकल बहुत ही जबरदस्त थ्रस्ट के साथ लिफ्ट ऑफ करता है। और सबसे पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो था वो LVM-3 का हमने किया हुआ था, जो कि श्रीहरिकोटा रेंज से लॉन्च किया गया था ऑन December 18, 2014। और फॉलोइंग दैट अगेन फर्स्ट डेवलपमेंटल फ्लाइट जो जीएसएलवी मार्क 3 की गई थी वो जीएसएलवी मार्क 3 D1 था, जिसने सक्सेसफुली GSAT-19 के सैटेलाइट को GTO ऑर्बिट में प्लेस किया हुआ था ऑन June 5, 2017 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। एंड फॉलोइंग दैट जीएसएलवी मार्क 3 D2 जो कि सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट मानी जाती है, उसने भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इंडिया का GSAT-29 को प्लेस किया हुआ था ऑन November 14, 2018 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर अगेन श्रीहरिकोटा। एंड फॉलोइंग दैट सबसे मोस्ट सक्सेसफुल अगर हम कह सकें तो चंद्रयान-2 सक्सेसफुली इंजेक्ट किया गया था इनटू इंडिया सेकंड लूनर मिशन, दैट इज अर्थ पार्किंग ऑर्बिट ऑन जुलाई 22, 2019 अगेन फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज। और ये लगभग रिसेंटली जो सबसे सक्सेसफुल मिशन जीएसएलवी मार्क 3 का जो किया गया था वो जीएसएलवी मार्क 3 M1 था, जो कि चंद्रयान-2 मिशन के लिए इस्तेमाल किया गया था ऑन जुलाई 22, 2019। और लगभग गगनयान के लिए भी जो है हम इसी जीएसएलवी मार्क 3 का इस्तेमाल करने वाले हैं। एंड मूविंग एड अभी जो हम बात करेंगे ये डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। अभी तक जितने भी हमने बात किया वो या तो डीकमीशन किए गए थे या फिर अभी करंटली ऑपरेशनल है, लेकिन अभी जो दो कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे वो अभी फुल फ्लेज्ड डेवलपमेंटल स्टेजेस में है। इसरो उन पर काम अभी भी चल रहा है। तो सबसे पहला है RLV-TD, दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अब तक जितने भी हमने देखे साउंडिंग रॉकेट्स हो, SLV हो, ASLV हो या फिर PSLV, GSLV, ये सभी जो है स्पेसिफिकली सिंगल टाइम यूज के लिए ही है। एक बार लॉन्च करो सैटेलाइट्स को वो रिक्वायर्ड ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे, उसके बाद दे आर ऑफ नो यूज। लेकिन बहुत ही ज्यादा खर्चा वहां पर हमें देखने को मिलता है। अब जो कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात हम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, तो चाहिए कि हम जो है वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स का मदद ज्यादा से ज्यादा लें। ऑफ कोर्स नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में ये इस पर काम जोरों शोरों के साथ चल रहा है और वो कई बार इस्तेमाल भी इस तरीके की चीजों को कर सके हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स भी अगर हम कह सकें, स्पेसएक्स वगैरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ही फेमस है जो कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स में बहुत ही जबरदस्त सा पैसा लगाकर उस पर काम भी कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ मोस्ट चैलेंजिंग एंडीवर अगर इसरो के आगे अगर कुछ है तो वो यही फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स है, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट एक्सेस हमें स्पेस का दे सकता है। यानी कि एक बार लॉन्च करो वो क्या करेगा, जाकर स्पेस में लॉन्च करेगा और वापस से इजी वाटर पर लैंडिंग करेगा और अगेन फिर से हम उसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके फर्दर और भी सैटेलाइट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। तो लगभग यहाँ पर अगर हम देख सकें तो बहुत लॉन्च व्हीकल और एयरक्राफ्ट की तरह भी यहाँ पर देखा है। यहाँ पर ध्यान से आप इमेज को देखो, एक छोटे से एयरक्राफ्ट एरोप्लेन की तरह भी दिखेगा। स्पेसिफिकली यहाँ पर विंग्स भी लगाए गए हैं ताकि इजीली उसे नेविगेट वगैरह भी किया जाए। तो ये दोनों के क्वालिटीज रखेगा, एयरक्राफ्ट भी होगा, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल का पावर भी इसके पास होगा। तो स्पेसिफिकली ऑटोनोमस लैंडिंग, हाइपरसोनिक फ्लाइट वगैरह, पावर्ड क्रूइज फ्लाइट वगैरह जैसे जबरदस्त टेक्नोलॉजीज यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं और दोनों की कॉम्प्लेक्सिटीज को यहाँ पर मेंटेन करेगा। In future, this vehicle will be scaled to become the first stage of India's reusable two-stage orbital launch vehicle। ये भी दो स्टेजेस में ही चलेगा, जो कि फ्यूल एसेज, एक बॉडी और एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल यहाँ पर होंगे। ध्यान से इस इमेज को देखिएगा, यहाँ पर एक नोज कैप स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा और यहाँ पर फ्यूलेज नोज बॉडी यहाँ पर है एंड अगेन यहाँ पर फ्यूलेज स्ट्रेट बॉडी, स्पेसिफिकली विंग्स भी यहाँ पर दिए गए हैं ताकि इजीली इसे नेविगेट किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं रडर भी दिए गए हैं यहाँ पर, एवलॉन रडर्स जिसे हम कहते हैं। स्पेसिफिकली इन रडर्स की मदद से जो है हम आसानी से इस लॉन्च व्हीकल को जो है वो नेविगेट कर सकते हैं और थ्रस्ट वगैरह भी बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें बूस्ट स्टेज देखने को मिलता है। और एक्टिव कंट्रोल सरफेसेस भी इस रडर की वजह से, एवलॉन रडर्स जिसे हम कहते हैं, उससे हमें स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा एक्टिव कंट्रोल सरफेस भी हमें देखने को मिलता है। एंड स्पेसिफिकली बहुत ही लो बर्न रेट पर जो है कन्वेंशनल सॉलिड बूस्टर्स की मदद से बहुत ही हाइपरसोनिक स्पीड से ये आगे बढ़ता है। और लगभग इसमें क्रिएशन में कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है क्योंकि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अलग अलग स्पेशल मेटल्स अलॉयस इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसुलेशन के मटेरियल्स बहुत ही ज्यादातर हाई कॉस्ट के होते हैं और हाईली स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए इस तरीके का एक लॉन्च व्हीकल बिल्ड करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ फुल फ्लेज्ड काम इस पर इसरो में चल रहा है। और अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो लगभग हाइपरसोनिक एरो थर्मोडायनामिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ विंग बॉडी
evaluation of autonomous navigation guidance and control schemes, integrated flight management and thermal protection system evaluation, क्योंकि वापस से लैंड करना है पानी पर और हमें फिर से इसे इस्तेमाल करना है ताकि हम और भी नए सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें। एंड गोइंग अहेड सक्सेसफुली एक बार ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका हुआ है, ऑफ कोर्स ये भी टेस्टिंग फेज में ही है। तो अचीवमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सक्सेसफुली पहली बार टेस्ट फ्लाइट किया गया था ऑन May 23, 2016 फ्रॉम श्रीहरिकोटा रेंज। और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जितने भी यहाँ पर इम्बाइब किए गए थे, ऑटोनोमस नेविगेशन का हो, गाइडेंस एंड कंट्रोल हो, रीयूजेबल थर्मल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, री एंट्री मिशन वगैरह, वो बहुत ही सक्सेसफुल हमें यहाँ पर देखने को मिले हुए हैं। मूविंग अहेड, सबसे आखिरी लॉन्च व्हीकल जिसके बारे में हम बात करेंगे, इसे स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। देखिए बहुत ही माइन्यूट सा फर्क यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टर्बोजेट, रैमजेट और स्क्रैमजेट में। टर्बोजेट से थोड़ा बहुत एडवांस्ड रैमजेट होता है, रैमजेट से थोड़ा बहुत एडवांस्ड स्क्रैमजेट होता है। यहाँ पर फर्क आपको बस उनके कंप्रेशन, कंबस्शन और एक्सपेंशन में देखने को मिलेंगे, द वे दे यूज देयर प्रोपेलेंट सो दैट द बूस्ट और द थ्रस्ट इज प्रोवाइडेड सो दैट द लॉन्च व्हीकल मूव्स इन द एटमॉस्फेयर। तो सॉलिड स्पेसिफिकली यहाँ पर इसरो का स्क्रैमजेट की इंजन की अगर हम बात करें तो एयर ब्रीथिंग प्रोपोर्शनल सिस्टम की मदद से ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया था ऑन August 28, 2016। अगर मैं लेमन्स के वर्ड में अगर आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं, अब तक जितने भी हमने लॉन्च व्हीकल्स देखे हुए थे वहां पर लिक्विड फ्यूल था, सॉलिड फ्यूल था, ऑक्सीडाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करके है ना हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन्स करेंगे क्या, वो आसपास के एनवायरमेंट से ही ऑक्सीडाइजर्स को लेने की मदद करेंगे। ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल जो है वो लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आसपास जितना भी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसकी मदद से जो है ऑक्सीडाइजेशन की मदद से वो आगे थ्रस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि और भी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और भी जो कुछ भी हेवी फ्यूल्स की वजह से जो कुछ भी हेवीनेस उस लॉन्च व्हीकल का बढ़ता था वो बहुत ही कम हो जाएगा अगर हम इन स्क्रैमजेट इंजन्स की मदद लेंगे तो। ऑफ कोर्स क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि एयर ब्रीथिंग इंजन जो कि सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ेंगे, होल्डिंग द फ्लेम एट सुपरसोनिक स्पीड, एयर इनटेक मैकेनिज्म, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये सभी जो है वो सक्सेसफुली ऑलरेडी हमारे इंडिया के इसरो के स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर में वो सक्सेसफुली दिखाए गए हैं। और ये स्क्रैमजेट इंजन जो कि इसरो से डिजाइन किया हुआ है वो हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करता है, ऑक्सीजन को आसपास के एटमॉस्फेयर से ही खींचता है ताकि वो ऑक्सीडाइजर की तरह इस्तेमाल कर सके। और स्पेसिफिकली इसरो के स्क्रैमजेट इस इंजन की अगर हम मेड इन शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सपेरिमेंटल टेस्ट की अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक फ्लाइट एट द रेट ऑफ मैच 6 जो है वो ऑलरेडी उसने टच की हुई है। तो ये दरअसल इसरो के एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल्स में से एक माना जाता है और लगभग अभी इस पर जो है बहुत ही काम करना बाकी है। और ये ATV व्हीकल्स जो स्पेसिफिकली स्क्रैमजेट इंजन्स लगभग 3277 kgs जो है वो वेट करते हैं एट द टाइम ऑफ लिफ्ट ऑफ, तो इस बार और भी काम करना बाकी है। सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट लॉन्च व्हीकल्स जिनके बारे में आपको जानना था, जो खासकर इसरो इस्तेमाल करता है हमारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस अगर हम देख लें तो सबसे पहला, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड, पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ या मुंबई? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बेंगलुरु में है। इसरो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 15th of August 1947, 1952, 69 या 67? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 15th of August 1969 को इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे फुल फ्लेज्ड एस्टैब्लिश किया गया था। SDSC का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने कई स्लाइड्स में देखा हुआ था। तो सतीश डेवलपमेंट स्पेस सेंटर, साइंटिफिक डेवलपमेंट स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर या स्टैटिक डेवलपमेंट स्पेस सेंटर? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। Satellites which are responsible for communication, meteorological services and television broadcasting in India, IRS, INSAT P input या फिर INSAT series? And the correct answer is of course Indian National Satellite INSAT series. Moving ahead, satellites which are used for remote monitoring and management, resource monitoring and management, IRIS, INSAT, IRS या ISS? And the correct answer is IRS, Indian Remote Sensing Satellite Series. PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सर्विस लॉन्च व्हीकल या फिर पब्लिक सर्विस लॉन्च व्हीकल? एंड द करेक्ट आंसर इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। When was the first rocket launched from India? Of course ये साउंडिंग रॉकेट्स की हम बात करें, 21 दिसंबर 1963, 21 अक्टूबर 1963, 21 नवंबर 1964 या 21 नवंबर 1963? एंड द करेक्ट आंसर इज 21 नवंबर 1963, लॉन्च्ड फ्रॉम तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर, तिरुवनंतपुरम, केरला। यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से रॉकेट्स ये हुआ करते थे।
1969 अभी हमने देखा 15 अगस्त इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो उससे पहले इसरो को किस नाम से हम जानते थे? इनकोस्पार, अक्रॉस, डीएई या इंसा? एंड द करेक्ट आंसर इज इनकोस्पार, दैट इज इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पर लोकेटेड है? हैदराबाद, देहरादून, अहमदाबाद या श्रीहरिकोटा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इन देहरादून। What is the full form of GSLV, Global Satellite Launch Vehicle, Geosynchronous Service Launch Vehicle, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle या Geo Satellite Launch Vehicle? And the correct answer is GSLV stands for Geosynchronous Satellite Launch Vehicle। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को एक और बार रिमाइंड कर दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और आपको कस्टमाइजेशन के साथ भी प्लान यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दैट इज मंथली या फिर ईयरली एक्सेस। बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे ऐप का, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स ई लर्निंग ऐप। And Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. Jai Hind.